नमस्कार, जय श्री गणेश। आज हम करेंगे अपनी 6वीं क्लास के साथ और बहुत महत्वपूर्ण है जिस क्लास को हमने पिछले टॉपिक को छोड़ा था, आज उसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं भावों के साथ हाउसेस। आप जानते हैं हम भाव को घर भी बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं। तो आज इन भावों को बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो आप अपनी पत्री ले आइए। देखिए पत्री आप ले आएंगे तो उसके बाद आपको जो है पढ़ने में आसानी होगी। जितनी भी पत्री आपके पास में, आप उनका एनालिसिस कर रहे होंगे। मुझे लगता है आप कुछ उसको समझने का, देखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं, हर राशि के 3 स्वभाव होते हैं। उसी के हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। अगर कोई हमको अशुभ मुहूर्त निकालना है, कोई बहुत अच्छा समय देखना है या हम बहुत कुछ अच्छा बड़ा कमेंट्स करना चाहते हैं, तो हम अपने डेली लाइफ में ही अपना चलो कोई बहुत बड़ा अच्छा हमको कुछ सामान चाहिए या कुछ चाहिए, तो हर जगह तो हम पंडित को बुला के मुहूर्त नहीं दिखाते। तो ऐसा होता है और हर समय बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र, अच्छे ग्रहों की उपस्थिति होना ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हमको यहाँ पे देखना होता है जो ये राशियों के स्वभाव के बारे में जानना होता है। अगर आप राशियों के स्वभाव के बारे में जानेंगे तो आप आगे अच्छी प्रेडिक्शन दे पाएंगे, मुहूर्त को समझ पाएंगे और कोई भी अच्छा काम करने के पहले उसका नेचर के अनुसार, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके अनुसार आप सही समय को भी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं इन 12 राशियों में। देखिए मैंने जो भी आपके सामने, आप स्क्रीन पर देखिए 1 से 12, ये क्या है, काल पुरुष की पत्री में जैसे हम बताए थे आपको कि वास्तुशास्त्र में हम यहाँ पे ईशान कोण को रखते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम प्रिडिक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं नक्शे आदि बनाने के लिए। हमारा वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा इसका महत्व दिया जाता है। वैसे ही हम जब यहाँ पे पत्री चार्ट, बर्थ चार्ट को स्टडी करते हैं, कुंडली जिसे हम कहते हैं, बर्थ चार्ट कहते हैं, आदि पत्री कहते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए आप अपने बर्थ चार्ट को सामने रखिए। जो ए है मैंने पहले बताया, जहाँ ए एस लिखा हुआ है दैट इज़ योर असेंडेंट, और वो हमेशा केंद्र में होता है। जहाँ फर्स्ट लिखा है हो सकता है आपका कुछ और हो। तो ये चीज़ें आपको मैं फिर से थोड़ा रिविज़न करा देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं आपको बार बार रिविज़न करने से आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, मेमोराइज्ड हो जाएगा। तो ये जितने भी भाव हैं, इनका भाव का बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में असर पड़ता है और अलग अलग भाव अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स को दर्शाते हैं। कुछ परिवार को, कुछ संतान को, कुछ धन को, तो कुछ कर्म को। तो आप पिछली वीडियो को जाके थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण होता है इनके नेचर के बारे में। आप देखिएगा लोगों में भी इस चीज़ का, जैसे आप पत्री अपनी होगी आपके पास में या आपके अपने परिवारजनों की, मित्रजनों की पत्री होगी, तो उसमें भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो 3 प्रकार के नेचर होते हैं राशियों के। फर्स्ट होता है मूवेबल अर्थात चर साइन, चर राशि। उसके होता है सेकंड स्थिर और या स्टैटिक, जिसको हम कहते हैं कि स्थिर राशि। उसके बाद होता है थर्ड प्रकार की जो नेचर होता है राशियों में, वो है डुअल साइन, द्विस्वभाव, अर्थात चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। ये 3 चीज़ में डिवाइडेड है। 3 चीज़ में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। चर राशि से आप समझ सकते हैं जो चर यानी चलने वाली, जो मूवेबल है, जो हमेशा यहाँ से वहाँ ट्रांसम्यूट कर रही है, जो उसका ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्थिर नहीं है, जो चीज़ें हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, जो लोग पसंद भी करते हैं जाना आना। मतलब कहने का ये है कि जो भी चीज़ आप इन राशियों के नेचर के हिसाब से देखेंगे, चर राशि का मतलब होता है कि जो डायनामिक हो, बहुत ज़्यादा मूविंग साइन हो, उसे हम चर राशि कहते हैं। उसके बाद होता है स्थिर राशि। स्थिर राशि, स्टैटिक राशि, या आपको ऐसा काम करना है जो, या ऐसे लोग जो बहुत स्थिरता में अपने जीवन को जीना पसंद करते हैं। और ये स्थिर राशि हमेशा बड़े या कोई ऐसे स्थिर काम करने के लिए आपको बहुत उपयुक्त मानी जाती है। थर्ड वन इज़ द द्विस्वभाव। द्विस्वभाव अर्थात डुअल साइन। ये बहुत खतरनाक है डुअल स्वभाव, क्योंकि अब द्विस्वभाव है तो कोई ऐसा काम जो आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, इन चीज़ों को यहाँ अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोग डिसाइड भी नहीं कर पाते। अगर लोगों की बात करें तो ऐसे लोग बहुत लंबे डिसीजन लेना या उनके लिए बहुत ऐसे डिसीजन को अपने लाइफ में अप्लाई करना कि यही मेरे को एक पैटर्न को फॉलो करना, इन लोगों के लिए नहीं हो सकता। तो अब ये कौन कौन सी है चर राशि, अब उसको समझ लेते हैं। चर राशि आप लिख लीजिए। चर राशि होती है 1, 4, 7, 10।
पहली राशि कौन सी? 1 अर्थात मेष, 4 अर्थात कर, 7 अर्थात तुला और 10 अर्थात मकर। ये है चर राशि, ये मूवेबल राशि है। ऐसे लोगों को भी डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई भी स्थिर कर्म करने में इनको बहुत दिक्कत आती है। और 7-10 अगर आप मान लीजिए इनमें कॉम्बिनेशन हो गया, एक आपकी राशि हो गई, एक आपका लग्न हो गया, तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लॉन्ग टर्म आप अपने लाइफ को सेट नहीं कर पाएंगे। और कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको बहुत लंबे समय के लिए चाहिए, वैसी चीज़ें आप इस अपने लाइफ में अप्लाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। नो डाउट डुअल साइन से तो ठीक ही है, परंतु फिर भी इसमें आपको अस्थिरता मिलती है। और ऐसे डिसीजन लेना जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो, उनको चर राशि के लिए लेना अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं छोटी यात्रा के लिए जाना है या कोई छोटा मोटा कोर्स करना है जो आप जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, ऐसा काम जो आप बिल्कुल तुरंत आप करके उसको निपटा देना चाहते हैं, तो उसको आप चर राशि के लिए रखिए। और ऐसे लोग भी देखिए जो बहुत ही ज़्यादा, जिनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मूवेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी बहुत होती है, वो हमेशा चर राशि से जुड़े हुए लोग होते हैं। दूसरा होता है स्थिर राशि। स्थिर राशि आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ही होता है इमूवेबल या स्टैटिक, या बहुत जो शांति प्रिय लोग होते हैं, अपने जीवन में बहुत डिटरमाइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने जीवन को अनुशासन के साथ जीना या स्थिरता उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक कारगर होता है उनके लिए। तो ये है 2, 5, 8, 11। 2 अर्थात वृषभ राशि, 5 अर्थात सिंह राशि, 8 अर्थात वृश्चिक राशि, 11 अर्थात कुंभ राशि। ये स्थिर राशियों में आता है। ऐसे डिसीजन लेना है जो बहुत लॉन्ग टर्म आप चाहते हैं कि लंबे समय के लिए आपको प्रॉफिटेबल रहे, अच्छा उसका मुनाफा मिले, या वो चीज़ स्थिर रहे, मतलब कहीं भी उसका, जैसे आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी बनी रहे, वो कभी ख़त्म ना हो, आप उसके रेट बढ़ते रहें, आपको वो मुनाफा देती रहे। तो ऐसे लंबे डिसीजन हमेशा स्थिर राशि के ही समय लेना उचित होता है। हम पूजा पाठ भी आप दिवाली में देखते होंगे, दिवाली में हम लग्न निकालते हैं, आज कौन सा समय पूजा का, शुभ शुभ नक्षत्र में जब आप देखते हैं कि शुभ राशि का स्थान बहुत महत्व दिया जाता है। स्पेशली दिवाली में ये देखा होगा, आसिया का समय चल रहा है तो, या वृश्चिक का, इस तरीके से आप समय निकाल के पूजा पाठ, ताकि आपकी पूजा जो है बहुत लंबे समय तक चले, ये भी हमारी मान्यता है। तो बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड डिसीजन स्थिर राशि में लिए जाते हैं। और ऐसे लोग भी बहुत स्थिर, शांत, गंभीर और लंबे लॉन्ग टाइम, मतलब अपने चीज़ों को लेके चलना पसंद करते हैं। और उसके बाद होता है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव से समझ सकते हैं कि कभी इधर कभी उधर, ये कभी डिटरमिनेट हो ही नहीं सकते, इनको एक चीज़ करना ही इनके लिए मुश्किल होता है। इनके लाइफ पार्टनर्स भी बहुत सारे कभी हो सकते हैं कि कभी इनका, मतलब कोई भी चीज़ इनके लिए बहुत स्थिरता के साथ लंबे समय तक इनको चलाना, कोई अगर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी लंबे समय तक उस टाइम टेबल को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें द्विस्वभाव वालों के लिए बहुत मुश्किल होती है। और बहुत लंबे या स्टैटिक अच्छे डिसीजन लेना, तो द्विस्वभाव में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, इससे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। और ये कौन सी द्विस्वभाव राशियाँ? 3, 6, 9, 12। 3 अर्थात मिथुन, 6 अर्थात कन्या, 9 अर्थात धनु और 12 अर्थात मीन। तो ये चीज़ों आप देखिएगा, इसमें साइन में भी, इनके साइन को भी आप देख लीजिए। 3 में मिथुन में दो कपल हैं, डुअल कपल आप देखते हैं। और यहाँ पे धनु और मीन में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। धनु में आप घोड़े के साथ व्यक्ति को देखते हैं, मीन में 2 मछलियाँ देखते हैं, कन्या में तो नहीं है, परंतु बाकी तीनों में आप इसके साइन में भी डुअलनेस देखते हैं, और बाकी चीज़ों में इतनी आपको डुअलनेस नहीं दिखती। तो कहने का ये अर्थ है, ये राशि के नेचर के हिसाब से आप अपने आसपास के लोगों को भी, उनके नेचर को भी समझ सकते हैं, और अच्छे कुछ कर्म करने, अच्छा कुछ डिसीजन लेना, तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट इसे मानी जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भाव में, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप बहुत गंभीरता से लिख लीजिए, कहीं पे कहीं आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि भाव के साथ ये चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाए तो आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, ज्योतिष आप समझ ही नहीं सकते। भाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हाउसेस अगर आप नहीं समझ पाएंगे और उनके साथ में कॉम्बिनेशंस अगर आप भाव के नहीं जान पा रहे, तो आप समझ लीजिए आप ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। कुछ भाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, सॉरी, आपके ऊपर। और कुछ भाव होते हैं जिनका असर तो पड़ता है, परंतु शुभ होता है, इसलिए हम उसमें इतना खतरनाक ध्यान नहीं देते। तो ये चीज़ अब हम जो बात कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। जब आप भाव की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण भाव आता है त्रिकोण भाव।
पिछले वीडियो में हमने केंद्र भाव पढ़ा था। कौन से केंद्र भाव होते हैं, केंद्र किसको बोलते हैं, 1, 4, 7, 10। ठीक है, आज हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव में बात करेंगे। 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव होते हैं। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य, बहुत सारे विद्वान त्रिकोण को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, केंद्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। और इसका रीज़न है, इसका पीछे क्या रीज़न है, एक तो आप स्वयं हैं, आपका फॉर्च्यून, आपका गुड लक, आपकी पर्सनालिटी, आपके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपका अपना कर्म, आपके शुभ कर्म, ठीक है, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी, एक इतना इम्पोर्टेंट। फिफ्थ, पांचवा भाव किसका है, अब अपनी पत्री में निकालिए, देखिए वहाँ 5 की जगह में क्या लिखा है। जब आप ये सब चीज़ें कनेक्ट नहीं करेंगे अपनी पत्री में तो आप कैसे समझेंगे। तो पत्री निकालिए और देखिए जहाँ स्क्रीन में, जहाँ मेरे अभी स्क्रीन में 5 लिखा है, वहाँ पे आपका क्या लिखा है। तो उसको आप देखिए, हो सकता है 7 हो, 9 हो, 8 हो, 12 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये भाव को, त्रिकोण को समझ लीजिए, ये कोण है, कोण को आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और भी भाव होते हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, परंतु ये त्रिकोण में कौन सा है, 5। 5 का मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी स्थान। इस 5वें भाव को हम मानते हैं लक्ष्मी स्थान, इसको हमेशा याद रखिएगा। कोई आपसे बात कर रहा है, कोई ज्योतिषाचार्य बोल रहा है आपका लक्ष्मी स्थान तो बहुत उच्च का है, या आपके संतान भाव को बहुत अच्छा वो फल दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि पंचम भाव यानी लक्ष्मी स्थान। तो ये लक्ष्मी स्थान आज कलयुग में क्या हो गया, लक्ष्मी का अर्थ ही हो गया है कि धन देने वाली माँ, कृपा करने वाली। धन के साथ ही हम लक्ष्मी को जोड़ लिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ज्योतिष जब इसकी गणना की जाती थी, लक्ष्मी स्थान का अर्थ था लक्ष्य पूर्ति करने का भाव, धन का भाव नहीं। धन का भाव देखना होगा, धनेश देखना होगा तो सेकंड हाउस में जाएंगे, 5th हाउस को थोड़ी ना देखेंगे धन से। 5th हाउस को देखेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति। आज यहाँ पे हम एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं, कलयुग में हम इसको एजुकेशन, यानी आपका पढ़ाई लिखाई कितना होगा, आप कितना पढ़ पाएंगे, आपका बेसिक एजुकेशन भी होगा कि आप अपनी बेसिक एजुकेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 5th हाउस इतना इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज की डेट में सबका लक्ष्य होता है कि अच्छी पढ़ाई, अच्छी जॉब। तो ये देखिएगा, लक्ष्य प्रपूर्ति का स्थान, ठीक है। तो ये इससे हम संतान, आज की डेट में अच्छे संतान होना भी एक आपके लिए शुभता का, इसको हम लक्ष्मी स्थान इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये आपके आने वाले, होने वाली जो शुभ आपके अच्छे कर्म हैं, आपको क्या प्राप्त होने वाला है, आपकी शुभता, आपको जो आपके गुड, जो कार्मिक रिवॉर्ड है, जिसको हम कार्मिक रिवॉर्ड, आप इसको लिख लीजिए, ये आपको यहाँ पे प्राप्त होगा आगे जाके, संतान के रूप में, धन के रूप में, या आपके जो भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है उस रूप में इसको आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड का स्थान है, और होने वाले जो आपको कर्म फल मिलने वाला है उसका स्थान है। इसीलिए इसको संतान के साथ जोड़ा जाता है, संतान के साथ, क्योंकि आपके अच्छे कर्म रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा, आप अपने संतान के समय पूजा पाठ, ध्यान, नियम के नियम बताए जाते हैं, यही करिए ताकि संतान का आपको सुख मिले या संतान से सुख मिले। तो दोनों ही तरीके से आपको 5th हाउस देखना पड़ता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है 9th हाउस, जहाँ 9 लिखा है, आप देखिए पत्री में, वहाँ क्या लिखा है आपकी पत्री में, या आप जिनकी भी पत्री देख रहे हैं वहाँ पे हो सकता है 2 लिखा हो, 2 लिखा हो, 1 लिखा हो, 5 लिखा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ 9 लिखा है, यहाँ इस जो साइन में, जो अब हम स्क्रीन में देख रहे हैं, वो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव में इसे इतना इम्पोर्टेंट भाग्य स्थान, जैसे सेकंड हाउस को हम क्या कहते हैं, भाग्येश, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, सॉरी सेकेंड हाउस को हम कहते हैं धनेश, धनेश कहते हैं। तो 9th हाउस को हम कहते हैं भाग्य स्थान, भाग्येश। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, भाग्येश हो गया। भाग्य यानी आपके पास्ट लाइफ जो कर्मा थे, आपके पास्ट लाइफ कर्मा, आपके पूर्वज, आपके जो भी अच्छे कर्म, तो वो हम यहाँ से, धर्म आपने जो किया, पुण्य आपने किया, इसलिए इसको धर्म का भाव भी कहते हैं, पुण्यों का भाव भी कहते हैं। यहाँ पे कर्म कांड से भी जोड़कर देखते हैं, अध्यात्म से भी जोड़कर देख सकते हैं कि आप किस प्रकार की पूजा पद्धति पसंद करते हैं, आपके पूर्वज किस प्रकार की लीनियज होगी वही आप पसंद करेंगे, या आपका ही कुछ सोच समझ पैटर्न ही अलग है, अब धर्म को लेके आप सोच ही अलग है। आपका मानना है जैसे आपके घर में कुछ स्पेसिफिक देवी देवता का, और आपका मानना है कि नहीं आप आर्य समाजी हैं, बिल्कुल अपने परिवार से कट के अलग तरीके से आप पूजा पद्धति को अपनाते हैं। तो कहने का अर्थ है ये आपके अलग अलग धर्म के साथ आपके भाग्य को दिखाता है, आपके अलग अलग जो फॉर्च्यून के, क्योंकि आपको हमारा ये मानना है कि आपके अच्छे कर्म ही आपको पास्ट, जो आपके पूर्वजों का सुख, आपके आदि जो वंशजों का जो सुख, या उनकी लीनियज में आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है
क्योंकि कुछ ना कुछ आपने अच्छे कर्म किए। तो उस लीनिएज को आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे भी जो भी आप अपने परिवार का देखते होंगे पूर्वजों का, तो ये चीज़ें आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब सेकेंड हम बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे, वो है केंद्र भाव। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य त्रिकोण भाव को ही सबसे ज़्यादा महत्व देखते हैं, परंतु मुझे मेरा अपना ऐसा एनालिसिस है, मेरा ऐसा समझना है कि केंद्र भाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर केंद्र कमज़ोर है, यानी आप स्वयं बहुत कमज़ोर हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप सही आपको अच्छे या बुरे कर्म में आप फ़र्क नहीं कर पाते, आपके ऊपर जो आ जाता है आप उसी को बिल्कुल सही मान लेते हैं, आपकी आइडियोलॉजी समय के साथ चेंज हो जाती है, आप अपने में सख्त नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको हँसाए तो आप हँसेंगे, आपको कोई डाँट दे आप रोने लगेंगे, आपको आपकी खुशी, सुख आदि सब दूसरों के ऊपर निर्भर है, तो आपका मतलब समझ लीजिए आपका क्या केंद्र ही कुछ कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि लग्न में कोई ग्रह होना आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 4th हाउस, आपका घर, आपका परिवार, एक अच्छी गाड़ी, जो भी आपके पास में एसेट्स, तो ये भी आपको स्ट्रेंथ देता है। आप कहीं मिल रहे हैं, जा रहे हैं, आपको मालूम है आपके पीछे आपका घर है, आपका परिवार है, आपको पूरी एक ताकत देने वाला एक सिस्टम है। वहीं आप 10th हाउस की बात करें, आपके पिताजी, आपका कर्म, आपके व्यवसाय, ये आपको एक स्ट्रेंथ देता है। अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है या आपके पास में एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, एक अच्छा आपके पास में फादर का एक सपोर्ट है, तो आप सोचिए आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और यही चीज़ अगर आपके पास में आपका काम सही नहीं है, आपके पास धंधा आपका ठीक चल नहीं रहा है, घर में जाएंगे तो पता है कि वहाँ क्लेश या परेशानी है, या जो भी आपको अच्छा घर का सुख नहीं है। उसके बाद 7th हाउस, बीवी से आपकी पट नहीं रही है, घर में जाने से आपका पार्टनर आपको लग रहा है कि ठग रहा है, आपके बिजनेस पार्टनर में आपको एक परेशानी का कारण बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको कमज़ोर करती हैं। तो आपका कितना भी अच्छा पास्ट लाइफ है या कितना भी अच्छा होने वाला आपका फ्यूचर है, परंतु फिर अगर आप प्रेजेंट कर्मा अच्छे नहीं हैं, आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो जा रही है, आप से डिसीजन अच्छा बुरा नहीं देख पा रहे हैं, आपका केंद्र ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं अपने हाथ से ख़राब कर लेते हैं। आपको दूसरा शत्रु तो चाहिए ही नहीं, छठवां भाव तो एक्टिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो स्वयं वहीं पे अपने अंदर ही अंदर आप परेशान हो जाएंगे, अंदर ही अंदर आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। तो कहने का अर्थ है कि मेरे अनुसार मैंने ये बहुत सारी पत्रियों में देखा है, केंद्र अगर मजबूत नहीं है, मजबूत अर्थात केंद्र में अगर अच्छे प्लानेट नहीं है या अच्छे प्लानेट नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष कई गुना हो जाता है, भले आपके त्रिकोण में कितने भी अच्छे ग्रह बैठे हों। ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है गलत हो, आप भी अपने एनालिसिस को देखिए, अपने आप जो आप पढ़ रहे हैं उसको भी आप थोड़ा सा समझेंगे तो हो सकता है कि आप अपना एक अलग तरीका आप इसको समझ पाए। दूसरा एक बहुत है दूस्थान या त्रिक भाव। दूस दूस्थान तो वो स्थान है जिसे हम बहुत खराब मानते हैं। अगर दूस्थान को समझें तो वह 3, 6, 8, 12, 3 अर्थात पराक्रम। बहुत जगह आपने देखा होगा, आपने ओवर पराक्रम कर लिया, बहुत ज़्यादा अपनी बातें रख दी, बहुत ज़्यादा अपने मतलब जो भी आपने बहुत अति कर दी, तो आपको लगा यार मेरी अति के कारण इतना परेशानी हो गया, या मेरा रॉन्ग डिसीजन, आपने कुछ ज़्यादा ही आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात रख दी, तो आपको रियलाइज़ होगा यार ये तो 3rd हाउस आपका है, पराक्रम ही आपको परेशान कर दिया। तो इसलिए 3rd हाउस वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गिनती में नहीं गिना जाता, बहुत खतरनाक दोस्त स्थान नहीं माना जाता, परंतु अगर यहाँ राहु शनि है या बहुत ज़्यादा केतु है, तो समझ लीजिए आप अपने ही अति पराक्रम से अपने लिए बड़े गड्ढे खोदने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत खतरनाक माना जाता है कि अपने ही पराक्रम से अपने आप को परेशान कर लेना। उसके बाद है कि छठवां, 8वां, 12वां। छठवां मैंने बताया था रोग, शत्रु, ऋण, पर रिपु, अर्थात आपके जितने परे जो शत्रु हैं, आपके खतरनाक आपके कर्ज हैं, कर्ज का भी छठवां ही भाव होता है। आपके जो भी नेगेटिविटी है, आपके शत्रु हैं, जैसे मैंने बताया शत्रु, रोग, चोट, परेशानियाँ, रोग अब रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो आप कितना सुख पालेंगे, तो ये भी उसी से देखा जाता है। और देखिए हमेशा जो मैं बता रही हूँ ना, उसका वाइस वर्सा भी आप समझिएगा। यहाँ पे दोस्त है तो मित्र भी यहीं पे है ना, शत्रु है, शत्रु भाव है छठवां, तो मित्र भाव भी छठवां ही है। ये डेली लाइफ पैटर्न, आप डेली लाइफ अपना पैटर्न को ठीक से आप ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाते, टाइम टेबल ही फॉलो नहीं कर पाते, अर्थात 6th हाउस आपका पीड़ित है कहीं ना कहीं। उसके बाद आपका अगर शरीर बीमार है, तो कहीं ना कहीं आप फिर इसका स्वस्थ शरीर का ऑपोजिट हुआ। वहीं पे कर्ज है,
6th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आपके ऊपर बहुत लंबा कर्ज नहीं रहेगा। आप कुछ ना कुछ यो अपना जीवन में प्रयास करेंगे और कर्ज़ों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये दोनों तरीके से भी आपको देखना पड़ेगा। 8th हाउस इज़ अकल्ट डेथ, अकल्ट का है। तो ऐसे लोगों को मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम यही होती है कि या उनको अकल्ट का ज्ञान नहीं हो पाता, वो एक साधारण जीवन जीते हैं, उनको अनुभव ही नहीं हो पाता अध्यात्म का, साधना का, तो इसलिए वो परेशान होते हैं। कई लोगों को ये होता है कि डेथ का डर होता है कि अरे हम मर गए तो हमारे साथ हमारा क्या होगा? अरे मरना तो है ही है, आप अपना मर गए तो आगे अपना अगला लाइफ आप प्राप्त करेंगे। ये मिट्टी का शरीर है, इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ना नहीं है। कई लोगों की ऐसी भावना होती है। तो कहने का ये अर्थ है कि ये सारी चीज़ें भी 8th हाउस आपको जो भी प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत एक्सट्रीम आपको लेकर जाता है, एक्सट्रीम भाव में गिना जाता है 8वां भाव, क्योंकि अकल्ट का होने के साथ भयानक टाइप की मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो रहस्यमय ज्ञान, ये भी आपका अकल्ट के साथ या 8th हाउस के साथ देखा जाता है। तो कई लोगों के लिए प्रॉब्लम यही होती है कि उनको इतना ज़्यादा वो अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ चले जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को ध्यान ही नहीं दे पाते। कहीं देखा होगा आपने पूरे घरे भरे पूरे परिवार को छोड़कर सन्यास ले लिए। तो आप तो अपनी जो प्रेज़ेंट आपकी ड्यूटीज़ है उसको निभाया ही नहीं और फिर आप भाग गए अपने अध्यात्म की तरफ, अकल्ट की तरफ। तो ये चीज़ें भी बहुत ख़तरनाक तरीके से आप इनको इसलिए इसको त्रिक भाव या दुस्थान मानते हैं। उसके बाद खतरनाक भाव होता है 12वां भाव। 12वां भाव मैंने बताया यही रोग, चोट, परेशानी, हानि, जितनी भी आपकी हानि है, आपका रोग चोट तो आपका 6वां भाव होगा। हानि का भाव अर्थात आपके लॉसेस, आपके एक्सपेंडिचर, आपके ऊटपटांग खर्चे और जो भी आपके जीवन में बहुत बड़े तरीके से आपके लॉस, क्या लॉस होगा वो आपके इसी 12वें घर से समझा जा सकता है। 12th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कौन से नक्षत्र गोचर कर रहे हैं, गोचर करने के लिए कोई प्लैनेट है भी कि नहीं है, उसी के हिसाब से इसका प्रेडिक्शन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें समझ में आई, त्रिकोण भाव समझ में आया, त्रिक भाव जैसे दुस्थान कहते हैं वो समझ में आया और भाव का नेचर, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मुझे लगता है इसको आप समझ लेंगे और याद कर लेंगे और इसके साथ अपनी पत्री को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगले पार्ट में हम थोड़े से कुछ भाव इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़े से भाव के एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाना बताएंगे कि आप इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी गहराई, इसके इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कितना डालता है, ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक हो सकती है, उसके लिए हम आगे वीडियो पर चर्चा करेंगे। ये जानकारी यहीं तक, दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।